नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े विषय पर बात करने वाले हैं, लोकतंत्र का मूल्यांकन। अक्सर हमने लोकतंत्र के बारे में बड़ी बड़ी और एकदम आदर्श बातें सुनी हैं, है ना? लेकिन आज सिर्फ किताबी आदर्शों की बात नहीं होगी। आज हम स्रोतों और ठोस तथ्यों के आधार पर एक बाकायदा रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर ये जांचेंगे कि लोकतंत्र वास्तव में हमें क्या देता है और हमारी उम्मीदें कितनी जायज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बहुत ही अहम सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या सचमुच लोकतंत्र हर मर्ज की दवा है? हम समाज में अक्सर ये मान लेते हैं कि बस एक लोकतांत्रिक व्यवस्था आ जाए और सारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं किसी जादू की तरह हल हो जाएंगी। लेकिन होता क्या है, जब कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम सीधा पूरी व्यवस्था को ही दोष देने लगते हैं। अब ये एक बहुत ही आदर्शवादी सोच है, जिसे आज के इस एक्सप्लेनर में हम थोड़ा चुनौती देंगे। यहाँ हमें एक बहुत बेसिक बात समझनी होगी। लोकतंत्र ना शासन का केवल एक स्वरूप भर है, एक ढांचा है। ये नागरिकों के लिए अपने लक्ष्य प्राप्त करने की स्थितियां या कह ले कंडीशंस बना सकता है। लेकिन उन स्थितियों का पूरा फायदा उठाकर असल में अपने गोल्स को हासिल करना, वो तो हम नागरिकों का अपना काम है। लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मंच है जहां समाज खुद अपनी तरक्की का रास्ता तय कर सकता है। तो आज के इस रिपोर्ट कार्ड का एजेंडा आखिर क्या है? हम कुल 6 पैमानों पर इस व्यवस्था को परखने वाले हैं। पहला, उम्मीदें बनाम हकीकत। दूसरा, उत्तरदायी और वैध शासन। तीसरा, आर्थिक विकास और असमानता। चौथा, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। पांचवां, नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। और अंत में छठा, निरंतर मूल्यांकन। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले विषय की ओर बढ़ते हैं, लोकतंत्र, उम्मीदें बनाम हकीकत। यहीं से हमारे आज के इस मूल्यांकन की मजबूत आधारशिला रखी जाएगी। अब देखिए, अक्सर हमारी उम्मीद क्या होती है कि फैसले एकदम तुरंत हो जाएं और रास्ते में कोई अड़चन ही ना आए। लेकिन जब हम इन आदर्श उम्मीदों की तुलना ज़मीनी हकीकत से करते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। हकीकत यह है कि लोकतंत्र में फैसले हमेशा बातचीत, बहस और मोल-तोल के आधार पर होते हैं। अब जाहिर है इसमें समय तो लगता है, लेकिन सोचिए, क्योंकि ये एक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करता है, इसलिए इसके फैसले समाज को ज़्यादा आसानी से स्वीकार होते हैं और लंबे समय में कहीं अधिक प्रभावी साबित होते हैं। अब आते हैं अपनी रिपोर्ट कार्ड के दूसरे विषय पर, उत्तरदायी और वैध शासन। ये देखना बहुत अहम है कि ये पूरी व्यवस्था आम जनता के सवालों का जवाब कैसे देती है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी की ये सटीक परिभाषा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये पक्का किया जाता है कि सारे फैसले कायदे कानून के हिसाब से ही लिए जाएंगे। अगर कोई नागरिक ये जानना चाहे कि भाई फैसले लेने में सारे नियमों का सही से पालन हुआ है या नहीं, तो उसके पास इसे जानने का पूरा अधिकार भी है और साधन भी मौजूद है। और सच कहें तो ये खास सुविधा हमें गैर लोकतांत्रिक सरकारों में तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। सरकार को जवाबदेह बनाए रखने के लिए कुछ बहुत ही खास तंत्र काम करते हैं, जैसे कि नियमित और निष्पक्ष चुनाव, बड़ी नीतियों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सबसे अहम, सूचना का अधिकार। इन्हीं मजबूत स्तंभों के दम पर यह सुनिश्चित होता है कि सत्ता पर बैठे लोग अपनी मनमानी न कर सकें और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएं। अब देखिए, तमाम कमियों, सुस्ती और भ्रष्टाचार की ढेरों शिकायतों के बावजूद अगर हम देखें तो दुनिया भर में लोकतांत्रिक विचारों को भारी समर्थन मिलता है। पर ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा और सीधा सा कारण ये है कि ये एक वैध शासन व्यवस्था है। ये लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। हम कह सकते हैं कि इस अंतर्निहित वैधता को ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे विषय की ओर, आर्थिक विकास और असमानता। क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हमेशा एक शानदार अर्थव्यवस्था की गारंटी देती है? आइए सीधे तथ्यों पर नजर डालते हैं। अगर हम आर्थिक आंकड़ों की तस्वीर देखें तो वो बिल्कुल स्पष्ट है। 1950 से 2000 के बीच के आंकड़े बताते हैं कि आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर रहा है। ये एक वस्तुनिष्ठ तथ्य है। हालांकि यहाँ एक और बात पर ध्यान देना जरूरी है। जब हम कम विकसित देशों की बात करते हैं तो लोकतंत्र और तानाशाही के बीच विकास दर का ये अंतर लगभग ना के बराबर रह जाता है। अब जरा धन के बंटवारे के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये वाकई एक चौंकाने वाली सच्चाई उजागर करते हैं।
दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में समाज के शीर्ष 20% लोगों के पास कुल आय का 60% से ज्यादा हिस्सा है, और वहीं सबसे निचले 20% लोगों के पास 3% से भी कम। इसे ऐसे समझिए कि 100 रुपए में से 60 रुपए से ज्यादा सिर्फ 20 लोगों में बट रहे हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक समानता तो जरूर देती हैं, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर ये अभी भी एक बहुत भारी संघर्ष है। और यही वो कड़वी सच्चाई है। राजनीतिक स्तर पर हम सबको बराबर का एक वोट तो मिल गया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आम लोगों को आर्थिक बराबरी भी मिल गई है। हकीकत में समाज के मुट्ठी भर अमीर लोग कुल आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रखते हैं, जबकि गरीबों को अपनी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चलिए अब आते हैं अपने चौथे विषय पर, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। सामाजिक गतिशीलता और अलग अलग समूहों के बीच होने वाले टकरावों को संभालने में इस प्रणाली का प्रदर्शन आखिर कैसा रहता है? यहाँ समझने वाला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि लोकतंत्र में विभिन्न समूहों के बीच टकरावों को हिंसक होने से रोकने के लिए सामंजस्य बिठाना सबसे जरूरी है। इसके लिए मुख्य रूप से 2 शर्तें अनिवार्य बताई गई हैं। पहली, बहुमत को हमेशा अल्पमत यानी माइनॉरिटी की जरूरतों का ध्यान रखना ही चाहिए, और दूसरी, बहुमत के शासन का अर्थ किसी एक विशेष धर्म या भाषा समूह का शासन हरगिज नहीं होना चाहिए। अगर हम तानाशाही और लोकतंत्र इन दोनों प्रणालियों के काम करने के तरीके को देखें तो एक भारी अंतर नजर आता है। जहां तानाशाही और अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर समाज के अंदरूनी मतभेदों को ताकत के जोर पर दबाने की कोशिश करती हैं, वहीं लोकतंत्र में बातचीत और मोलतोल के जरिए इन मतभेदों को संभालने की व्यवस्था विकसित होती है। और सच मानिए, ये समाज को बड़े और हिंसक विभाजनों से बचाने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। ये चर्चा हमें हमारे 5वें विषय की ओर ले जाती है, नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। व्यक्तिगत सम्मान और अधिकारों के मोर्चे पर लोकतंत्र कैसे काम करता है? ये बात बहुत ही प्रभावशाली है। ऐतिहासिक रूप से जिन्होंने लंबे समय तक भेदभाव झेला है, जैसे महिलाओं और वंचित जातियों के अधिकारों की बात करें, तो लोकतंत्र ने इनके समानता के दावों को एक मजबूत नैतिक और कानूनी बल प्रदान किया है। आप खुद सोचिए, इसके बिना लंबे समय से चले आ रहे इतने गहरे सामाजिक भेदभावों के खिलाफ लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल होता। हर इंसान अपने साथ सम्मान का व्यवहार चाहता है ना? और यही चाह लोकतंत्र का सबसे असली आधार है। अब ये बात सच है कि जमीनी स्तर पर हमेशा 100% सम्मानता तुरंत देखने को नहीं मिलती, लेकिन व्यवस्था के द्वारा इस सिद्धांत को कानूनी और नैतिक समर्थन मिल जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक जीत मानी जाती है। और अब हम अपने आखिरी और छठे विषय पर पहुंचते हैं, निरंतर मूल्यांकन, सफल लोकतंत्र। समय के साथ इस पूरी प्रणाली को कैसे आंका जाता है, चलिए देखते हैं। और यही बात ना लोकतंत्र की कभी न खत्म होने वाली परीक्षा को बहुत अच्छे से दर्शाती है। एक परीक्षा खत्म होती है तो दूसरी तुरंत शुरू हो जाती है। जब नागरिकों को व्यवस्था से थोड़ा सा भी लाभ मिलता है तो वो और जागरूक हो जाते हैं और अधिक की मांग करने लगते हैं। इसलिए अगर कभी समाज में शिकायतों का अंबार देखने को मिले तो हमें उसे व्यवस्था की नाकामी नहीं समझना चाहिए, बल्कि वो तो उसकी सफलता का एक बहुत बड़ा और जीता जागता प्रमाण है। ये विचार हमारी सोचने की दिशा ही बदल देता है। जब आम लोग सत्ताधारियों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं और खुले तौर पर अपना असंतोष जताते हैं, तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अब वे महज चुपचाप आज्ञा मानने वाली प्रजा नहीं रहे। अब वे पूरी तरह से जागरूक नागरिक बन चुके हैं जो अपने अधिकारों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो अंत में हम सबके विचार करने के लिए ये एक बड़ा सवाल है कि निरंतर सवाल पूछना और मूल्यांकन करना ही इस व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा कैसे है। जैसा कि आज हमने इस विश्लेषण में समझा, आलोचना और मांगे किसी भी स्वस्थ प्रणाली के संकेत हैं, और खास तौर पर आज के इस डिजिटल दौर में जहां सूचनाओं का प्रसार इतनी तेजी से हो रहा है, डिजिटल साक्षरता ने नागरिकों को सरकारों से सवाल पूछने के लिए पहले से कहीं अधिक सशक्त बना दिया है। हर जागरूक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस व्यवस्था का मूल्यांकन करता रहे। हमारे